हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। देखिए फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी कुशल होंगे और सभी सुरक्षित होंगे। आज फिर हम आपके सामने लेके हाजिर हैं डेली का डोज 19 मई के नाम से टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, देखिए करंट अफेयर का जो सेक्शन है ये रोज़ तैयार करने की ज़रूरत है। इसे एक बार आप किसी बुक के सहायता से या एक लंबा वीडियो देख के आप उसे नहीं समझ सकते हो। तो इसे आपको रोज़, ये दैनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप इसे तैयार करोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एग्जाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह चैनल पे आना है और रोज़ जहां हम टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को समाहित करते हैं, जो उस दिन के टॉप 10 क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों को भी बताएं जिससे वे भी लाभान्वित हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन सेगमेंट की ओर। पहला क्वेश्चन है आपके स्लाइड पे, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी को पता है जैसे कोरोना महामारी के चपेट में हमारा देश अभी आया हुआ है और ख़ासकर ये जो सेकेंड वेव आई है, आपको जैसे पता है कि पहला वेव 2020 में आया था और दूसरा वेव, ये जो सेकेंड वेव है, ये अभी हम फिलहाल वर्तमान में जिससे संघर्षरत हैं उसकी जो काफ़ी भयावह रूप हमारे सामने आ रही है, जिसमें कम एज के लोगों को ये अपना शिकार बना रहा है। तो इस विकट परिस्थिति में हमारे देश के जो भी राज्य हैं जिनसे जो बन पड़ रहा है, वो लोगों की भलाई के लिए अपनी जनता की परवाह करते हुए तरह तरह की योजनाएं और घोषणाएं कर रहे हैं, जो आवश्यक भी है क्योंकि इस महामारी ने हमें अपने घरों में कैद कर रखा है, जिसके लिए ये ज़रूरी है कि अगर उसके चेन को तोड़ना है तो हमें घरों में रहना होगा, आपसी मेल जोल को बाधित करके रखना होगा, एक दूरी बना के रखनी होगी समाज से। जबकि फ्रेंड्स, आपको पता है कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, उसका विकास, उसका जो भी उन्नति का कार्य है वो बिना समाज में आए कैसे संभव है। तो यहाँ पे इस बीमारी की वजह से, चाहे वो आप एक पर्सनल लेवल पे सोचे या फिर किसी स्टेट के लेवल पे सोचे या फिर एक देश के लेवल पे सोचे, सबकी स्थिति एक तरह से रुक सी गई है। विकास की तो हम बात ही नहीं करते, अभी हमें अपनी जान बचानी है। तो फ्रेंड्स, आते हैं हम क्वेश्चन की ओर। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस हैं आपके स्क्रीन पे। पहला ऑप्शन है 12 लाख रुपए, दूसरा ऑप्शन है 10 लाख रुपए, तीसरा ऑप्शन है 15 लाख रुपए और चौथा ऑप्शन है 18 लाख रुपए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसमें जो सही आंसर है वो है 10 लाख रुपए, जो आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा अनाथ बच्चों को देने की घोषणा की गई है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि अभी जो ये पैंडेमिक का दौर चल रहा है, इसमें जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें या फिर और राज्यों की बात करें, तो अलग अलग राज्य अपने अपने क्षमता के हिसाब से एक रिलीफ पैकेज देने की घोषणा कर रहे हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश सरकार की। आंध्र प्रदेश सरकार, जब हम आंध्र प्रदेश का नाम लेते हैं तो थोड़ा सा पॉलिटिकल रूप से हम जाने तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, आपको पता है फ्रेंड्स। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। वाईएस जगनमोहन रेड्डी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोरोना महामारी की वजह से जो बच्चे जो ऑर्फेन हो चुके हैं, जो अनाथ हो चुके हैं, जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है, उनके बैंक खाते में 10 लाख रुपए जमा की जाए। ठीक है, क्योंकि आगे जो ये 10 लाख रुपए उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी, वो एक फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा की जाएगी और ये राशि तब तक एक फिक्स डिपॉजिट के रूप में रहेगी जब तक कि बच्चा 25 साल का नहीं हो जाता। ठीक है, जब वो जिम्मेदार हो जाएगा तब इस राशि का वो अपने हिसाब से अपने जो भी उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरा कर पाएगा। और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि वो इस पे एक सर्वोत्तम ब्याज की राशि भी प्रदान करें, जिससे जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं या फिर वैसे अभिभावक हैं जिन्होंने अपने जवान बच्चों को खो दिया है और परिवार चलाने के लिए कोई नहीं है, तो उन्हें हर महीने एक निश्चित राशि ब्याज के रूप में मिले, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि इस तरह के पैकेज का जो घोषणा किया गया है 10 लाख रुपए का अनाथ बच्चों के लिए, वह कौन सा स्टेट है, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश
वो स्टेट है जिसने इस तरह की घोषणा की है। ये स्टेट स्पेशल क्वेश्चन है जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, या आप अगर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करो या फिर स्टेट स्पेशल एग्ज़ाम की तैयारी करो पीसीएस वगैरह की, तो उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन है 17 मई, दूसरा ऑप्शन है 15 मार्च, तीसरा ऑप्शन है 12 अगस्त और चौथा ऑप्शन है 20 जनवरी। देखिए इसमें जो सही आंसर है वो मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है 17 मई को। ये आपको याद रखना है। जैसे कि हम पहले भी दिवस से संबंधित क्वेश्चंस को हम चर्चा करते आए हैं, और ये हमने चर्चा किया है कि किसी भी खास दिन को मनाने के पीछे जो उद्देश्य होता है वो उस विषय के प्रति लोगों की जागरूकता को बढ़ाया जाता है, कि लोग उस सब्जेक्ट के प्रति जागरूक हों और अपने जीवन को एक स्वस्थ रूप से जिए, उसके प्रति जागरूक रहें और खुद को उसके लिए तैयार रहें। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विश्व रक्तचाप दिवस की, जो पूरे विश्व भर में 17 मई को मनाया जाता है। पहली बार अगर हम बात करें कि ये विश्व रक्तचाप दिवस कब मनाया गया था, तो आप देखेंगे कि ये 2005 ईस्वी में मनाया गया था। इसकी शुरुआत वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग के द्वारा की गई। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग के द्वारा की गई। ठीक है, जिसके तहत हम उच्च रक्तचाप दिवस मनाते हैं प्रतिवर्ष 17 मई को। अब हम बात करते हैं, अगर हम इस तरह की कोई दिवस मनाते हैं तो उसका कोई ना कोई एक थीम रखा जाता है, एक विषय रखा जाता है जिस पे वो फोकस किया जाता है। तो इस बार 2021 में जो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हम मना रहे हैं उसकी थीम की बात करें तो इसका थीम है अपने रक्तचाप को मापें और इसे नियंत्रित करें और अधिक समय तक जीवित रहें। तो ये है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2021 का थीम। तो इस थीम से आप क्या समझ रहे हैं? इस थीम का मतलब ये है कि मनुष्य को या सभी को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए, अपने रक्तचाप को नियमित रूप से आप मापें, ठीक है, और इसे नियंत्रित करने की कोशिश करें, जिससे आप अधिक समय तक एक खुशहाल रूप में और एक स्वस्थ रूप से अपना जीवन का निर्वहन कर पाएंगे। तो ये आपको फ्रेंड्स याद रखना है। ये डेज पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 17 मई। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के पूर्व अध्यक्ष और पद्म श्री से सम्मानित किस डॉक्टर का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया? फ्रेंड्स, अभी जो कोरोना महामारी का दौर चल रहा है इसमें हम काफ़ी अच्छे शख्सियत को भी खो रहे हैं दुर्भाग्यवश। तो इसमें इस फहरिस्त में एक नाम और शामिल हो गया है जो एक लब्धि प्राप्त डॉक्टर थे जिनका हाल ही में कोरोना संक्रमण से निधन हो गया है। वो IMA के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, उन्हें पद्म श्री से भी नवाजा जा चुका है। तो फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन है कमल त्यागी, दूसरा ऑप्शन है राहुल सचदेवा, तीसरा ऑप्शन है KK अग्रवाल और चौथा ऑप्शन है रोहन अग्रवाल। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है वो है KK अग्रवाल। KK अग्रवाल का अभी हाल ही में कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया है। ये आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है ये एक शीर्ष संस्था है जो स्वास्थ्य संबंधी मामलों की देखरेख करता है। इसके पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं KK अग्रवाल, जिनका कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके विभिन्न अगर पहलुओं की हम बात करें तो डॉक्टर अग्रवाल काफ़ी एक्टिव थे इस कोरोना महामारी को लेके, और समय समय पे वो एक अपने लोगों को जागरूक करने के लिए वीडियो पोस्ट करते थे। कभी कभी वो इस पे अपने वक्तव्य को लोगों के सामने पहुंचाते थे कि इससे कैसे हमें इस बीमारी के हर पहलुओं से वाकिफ़ होना है और इसके प्रबंधन कैसे करनी है, इससे कैसे निजात हमें मिलेगा, इसके प्रति कैसे सचेत रहना है। तो इस तरह से उन्होंने हमेशा लोगों का एक पथ प्रदर्शक के रूप में उन्होंने अपना योगदान दिया था।
और मैं आपको चलते चलते ये भी बता दूं कि उन्हें 2005 में डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। देखिए, बीसी राय पुरस्कार जो है ये एक पश्चिम बंगाल के काफ़ी ख्याति प्राप्त विश्व स्तर के डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर बीसी राय, उन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार की घोषणा की जाती है। तो के अग्रवाल को भी डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्हें 2010 में पद्म श्री से भी नवाजा गया था। तो फ्रेंड्स, आपको ये नाम याद रखना है इनका, के अग्रवाल का, जो आपको ऑबिचुअरी सेक्शन के अंतर्गत पूछा जाता है, खासकर वनडे एग्जाम्स में और पीसीएस एग्जाम्स में। ठीक, आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे सभी प्रश्नों को। अब हम चलते हैं अगले स्लाइड की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। यहाँ फिर हम एक दिवस से संबंधित प्रश्न की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शंस है आपके सामने, पहला ऑप्शन है 10 जनवरी, दूसरा 12 मार्च, तीसरा 20 जुलाई और चौथा 16 मई। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है 16 मई। ये आपको याद रखना है। ये वनडे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीसीएस एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर जेपीएससी की तैयारी करो या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जितने भी पीसीएस एग्जाम्स हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसकी व्याख्या की तरफ देखते हैं। इसके जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो 16 मई को यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को एक वर्ल्ड लेवल पे संस्था है, ठीक है, जो सभी देशों के प्रति जो भी एक संवेदनशील मुद्दे हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके द्वारा सभी देशों पर सभी के एक कल्याण हेतु, ठीक है, और इसमें सभी के जीवन यापन कैसे हो, उस और जो विश्व के धरोहर हैं उन्हें कैसे संरक्षित रखी जाए, इस पे यूनेस्को एक मॉनिटरिंग करता है। तो ये यूनेस्को के द्वारा और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाए जाने की परंपरा रही है। यह दिन विज्ञान, कला, संस्कृति, शिक्षा और सतत विकास में प्रकाश की भूमिका के लिए मनाया जाता है। देखिए, यहाँ पे प्रकाश का जो सेंस है वो है, जैसे कि आप लेज़र लाइट की बात सुने होंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं 1960 की दशक में, जब भौतिक शास्त्री और इंजीनियर थियोडर मेमन का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने लेजर के पहले सफल संचालन का उन्होंने आविष्कार किया था। तो इसके उपलक्ष्य में 16 मई को यह दिन हर वर्ष मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप याद रखेंगे। जब पहली बार लेज़र प्रकाश के सफल संचालन किया गया, किसके द्वारा, थियोडर मेनन के द्वारा, तो उसी उपलब्धि के उपलक्ष्य में 16 मई को हम प्रकाश दिवस मनाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, पांचवा प्रश्न, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने हेतु किस संगठन की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2DG लॉन्च कर दी गई है। देखिए, यहाँ पे मेडिसिन का नाम है 2DG और इसे किस संगठन ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, ये हमें पता करना है। तो ऑप्शंस है आपके सामने, पहला ऑप्शन है DRDO, दूसरा ऑप्शन है भारत बायोटेक, तीसरा ऑप्शन है इसरो और चौथा ऑप्शन है ICMR। ठीक है, ये सारे जो संगठन जिनके नाम दिए गए हैं ये सब भारत के प्रतिष्ठित संगठन हैं। अब इसमें हमें पता करना है कि 2DG जो लॉन्च की गई है एंटी कोविड के लिए जो मेडिसिन है, वो कौन से संगठन ने इसमें निर्णायक भूमिका निभाने के लिए लॉन्च की है। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है DRDO। DRDO आप याद रखेंगे, 2DG मेडिसिन जिसने हाल ही में लॉन्च की है। तो देखिए, अभी जैसे कोरोना के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं और विश्व की प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, जो भी मतलब मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स हैं जो वर्ल्ड में, वो सभी ने अपने अपने तरफ से प्रयास करके अपने अपने मेडिसिन को लॉन्च किया है, वैक्सीन्स को लॉन्च किया है। तो इसी श्रृंखला में DRDO की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2DG लॉन्च की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें 2DG का क्या सेंस है, तो 2-डीऑक्सी और डी ग्लूकोज के लिए ये यूज किया गया है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम 2DG मेडिसिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसे तैयार करने के पीछे इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज, जिसे आप इनमास के रूप में जानते हैं, जो हैदराबाद में स्थित है, उसके डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर इन्होंने इस वैक्सीन को, इस मेडिसिन को तैयार किया है।
और ये हाल ही में क्लिनिकल ट्रायल में पास होने के बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI, जो हमारे पूरे देश में ड्रग्स से संबंधी मामलों को डील करता है, इस दवा को इमरजेंसी इस्तेमाल के रूप में मंजूरी प्रदान कर दी है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है इसमें कि DRDO ने हाल ही में लॉन्च की है कौन सी मेडिसिन, जो एंटी कोविड मेडिसिन है। तो आपको याद रखना है 2DG। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग सभी बिंदुओं को समझते चल रहे होंगे। अगर आपको कहीं भी कोई कठिनाई लगे, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या फिर किसी तरह का स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे आप कमेंट कर दिया करेंगे, हम उस पर तत्काल ही उस पर एक्शन लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए किस देश ने प्रख्यात प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को COP26, COP यहाँ पे आप इसको COP26 भी बोल सकते हैं, COP26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन और चौथा ऑप्शन है नेपाल। तो यहाँ पे प्रश्न है कि किस देश ने प्रख्यात प्राकृतिक इतिहासकार, जिनका क्या नाम है, सर डेविड एटनबरो। ठीक है, यहाँ पे सर की उपाधि जो आप देखेंगे, ये ब्रिटेन की एक परंपरा रही है जिसमें किसी को सम्मान देने के लिए सर की उपाधि दी जाती थी, ये नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी। जैसे कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में हमें देखने को मिलता था कि भारत के विभूतियों को भी उन्होंने सम्मानित किया था। तो यहाँ पे COP26 पीपल्स एडवोकेट्स के नाम से इन्हें दर्जा दिया गया है कि ये COP26 पीपल मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए लोगों की तरफ से ये एक एडवोकेसी कर रहे हैं। ठीक है, और ये प्रख्यात प्राकृतिक इतिहासकार हैं। तो इसमें जो आंसर है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने इन्हें COP26 पीपल्स एडवोकेट के रूप में नामित किया है। देखिए COP26 क्या है, हम पहले समझते हैं COP26 के बारे में। तो COP का यहाँ पे जो स्टैंड है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज से संबंधित है। तो जब जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होता है तो उसमें जो विभिन्न तरह के देश होते हैं तो उसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात आती है। तो ये 26वां जो सम्मेलन होगा उसके उपलक्ष्य में ये COP26 का नाम हम यहाँ पे ले रहे हैं, जिसके पीपल्स एडवोकेट से नामित किया गया है किसे, प्रख्यात प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को। और ये जो COP26 या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो मीटिंग होती है ये किसके अंतर्गत होती है, ये होती है UNFCCC। आपने नाम भी सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो उसके अंतर्गत COP की मीटिंग हर साल बुलाई जाती है, जिसमें हम पर्यावरण जागरूकता, जलवायु परिवर्तन से संबंधित चीज़ों पर ध्यान आकृष्ट करते हैं और उसके संरक्षण के लिए सभी एक ही सुर में सभी इसके लिए क्या करते हैं, अपनी जो उत्तरदायित्व है उसे निभाने की बात करते हैं। ठीक है, कि ये जो जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है ये किसी एक देश की समस्या नहीं है, ये दुनिया भर के जो लोग हैं, जो विश्व के सभी देश हैं, ये कोई भी जलवायु परिवर्तन की समस्या से अछूते नहीं है। तो ये सबका दायित्व बनता है कि सभी मिलके अपने पर्यावरण को, अपने जलवायु के संरक्षण करने की दिशा में काम करें। तो इसमें जो आंसर है COP26 पीपल एडवोकेट से नामित किसे किया गया है, तो आपको याद रखना है सर डेविड एटनबरो को नामित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये नामित करने वाला देश कौन है, तो वो देश है ब्रिटेन। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, राज्यसभा सांसद राजीव सातव का 16 मई 2021 को कोरोना से निधन हो गया, वह किस राजनीतिक दल के सदस्य थे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ये स्टेट स्पेशल क्वेश्चन है, ये भी आपको एग्जाम्स में, खासकर PCS एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो आंसर है, आप पहले ऑप्शंस की तरफ देखें। पहला ऑप्शन है भाजपा, दूसरा ऑप्शन है कांग्रेस, तीसरा ऑप्शन है SP और चौथा ऑप्शन है बसपा। तो मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा सांसद राजीव सातव का संबंध रहा है कांग्रेस पार्टी से, जिनका हाल ही में कोरोना महामारी की वजह से, कोरोना संक्रमण से जिनका निधन हो गया है। ये कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे और महाराष्ट्र से इन्हें राज्यसभा सांसद के रूप में चुना गया था।
सातों जो थे वो महाराष्ट्र से राज्यसभा के सदस्य थे। वे इससे पहले, अगर हम इनके पॉलिटिकल करियर की बात करें तो वो इससे पहले 2014 में महाराष्ट्र के हिंगोली से लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये स्टेट स्पेशल क्वेश्चंस हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 8वां प्रश्न, नए निर्देशों के अनुसार कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक अब कितने दिनों के बाद दी जाएगी। अभी जो हाल ही में गवर्नमेंट ने जो नया गाइडलाइन जारी किया है, नया जो डायरेक्शन, नया जो निर्णय लिया है, उसकी घोषणा की गई है, उसके तहत कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक अब कितने दिनों के अंतराल पर दी जाएगी। तो ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे। पहला ऑप्शन है 60 दिन, दूसरा ऑप्शन है 30 दिन, तीसरा ऑप्शन है 40 दिन, चौथा ऑप्शन है 84 डेज, 84 दिन। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर है वो है 84 दिन। जो हाल ही में जो गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है, उसमें कोविशील्ड की पहली खुराक लेने के बाद दूसरी खुराक 84 दिन के बाद दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कोविशील्ड के बारे में। तो ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है, इसे डेवलप किसने किया था? ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका एक कंपनी है जिसने इस दवा को विकसित किया था। और इंडिया में लोकल मार्केट में जो मैन्युफैक्चर है वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII, जिसका नाम आप लोगों ने सुना है। और मैं आपको बता दूं, एक कोवैक्सीन का नाम भी आप सुनते हैं, जिसका मैन्युफैक्चरिंग जो भारत की वैक्सीन है, जिसे भारत बायोटेक जिसका उत्पादन करती है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में आपको मैंने ये जानकारी दिया। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कोविशील्ड की जो दूसरी खुराक है वह अब 84 दिनों के बाद दी जाएगी। गवर्नमेंट का जो नया गाइडलाइन आया है उसके तहत इसमें घोषणा की गई है। और इसे लागू करने के लिए कोविन पोर्टल, कोविन डिजिटल पोर्टल है, जिस पे आप अपने अभी जो सभी लोगों से सरकार भी अपील कर रही है और सबका ये दायित्व भी बनता है कि आप कोविन डिजिटल पोर्टल पे जाएं और जल्द से जल्द वैक्सीन की पहली खुराक ले लें। तो उस पोर्टल पे भी इस दिशा निर्देश से संबंधित बदलाव किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये जानना है कि कोविशील्ड की जो दूसरी खुराक दी जाएगी उसके बीच का अंतर 84 दिन का होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 9वां प्रश्न, मई 2021 में कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नए कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे? ऑप्शन है आपके सामने, न्यायमूर्ति दीपक मिश्र, दूसरा है न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत, तीसरा ऑप्शन है न्यायमूर्ति अशोक गांगुली और चौथा ऑप्शन है न्यायमूर्ति JS खेहर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर है, जिसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उनका नाम है न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके वनडे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है और PCS एग्जाम से भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो इनके बारे में अब हम विशेष रूप से और जानते हैं कि मई 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ये उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं जिन्होंने पहले अपनी सेवाएं दी हैं, इन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है, इनका नाम है जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पूर्व वह इस आयोग में बतौर सदस्य कार्यरत थे। इस पद पर इन्होंने न्यायमूर्ति HL दत्तू का स्थान लिया। इससे पहले जो इस पोस्ट पे थे उनका क्या नाम था? वो थे न्यायमूर्ति HL दत्तू, जिनका स्थान इन्होंने अभी ग्रहण किया है। यह एक इंडिपेंडेंट वैज्ञानिक संस्था है, जो एक स्वतंत्र वैज्ञानिक संस्था है। इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई। इसलिए फ्रेंड्स, आपको एक और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है जिसे मैं बताना चाहूँगा कि 12 अक्टूबर आपको याद रखना है। जो जैसे ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जाती है कौन से प्रावधानों के तहत? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत। ये आपको याद रखने की बात है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ऐसे प्रश्न अक्सर PCS एग्जाम से पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम से पूछे जा सकते हैं और UPSC के एग्जाम्स में भी
3-4 ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे जिसमें इस तरह के क्वेश्चन को समाहित किया जाता है, क्योंकि यह काफ़ी सेंसिटिव आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 10वां प्रश्न। 7 मई 2021 को किसने केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो अभी जैसे कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, मैं थोड़ा फ्लैशबैक में जाके बताता हूँ कि हाल ही में पिछले महीने की बात है कि अभी आपने देखा कि 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव संपन्न हुए, जिसमें नए नए मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी संभाली है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो पहला ऑप्शन है आपके सामने एन रंगासामी, दूसरा ऑप्शन है ईके पलानीस्वामी, तीसरा ऑप्शन है एम नारायण स्वामी और चौथा ऑप्शन है वी सतीश रेड्डी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसमें जो सही आंसर वो है एन रंगासामी। इसे आपको याद रखना है। ये वनडे एग्जाम्स में और पीसीएस एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये हाल ही में जो 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव संपन्न हुआ है उससे जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर सेक्शन के तहत। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें हम और अतिरिक्त जानकारी के रूप में देखते हैं जो जिन्होंने अभी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है पुदुचेरी का, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, और इनकी जो पार्टी है ये किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये आपको याद रखना है, ये इंडिया एनआर कांग्रेस के नाम से इन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसके संस्थापक थे एन रंगास्वामी, जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अभी हाल ही में शपथ ग्रहण किया है। और उनको शपथ ग्रहण किसने दिलाई है? तो आपको पुदुचेरी के जो उपराज्यपाल हैं उसको याद रखना है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की एक पद होती है। ठीक है, जैसे आप राज्यों में देखोगे कि तो वहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति होती है और केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। ये आपको याद रखना है इनका भी नाम। इससे पूर्व 2001 और 2006 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा 11 से 16 में ये पुदुचेरी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इस पद पर किसका स्थान इन्होंने लिया है? इन्होंने वी नारायण सामी का स्थान ग्रहण किया है। तो ये जो स्टेट स्पेशल क्वेश्चन सेगमेंट के अंतर्गत आते हैं, जो आपके वनडे एग्जाम्स में, पीसीएस एग्जाम्स में या यूपीएससी में भी पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर सेक्शंस के तहत। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आज जो हमने 10 टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस को जो हमने चर्चा किया आपके समक्ष, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी वाइटल रोल प्ले करेंगे। तो आपको ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहना है, हमारे साथ बने रहना है। रोज़ हम टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाते हैं और आपके समक्ष रखते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं डेली के डोज नाम से। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हमसे जुड़े और अपने जानने वालों तक इसे शेयर भी करें, जिससे और भी लोग लाभान्वित हो। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग इस सेशन को एंजॉय किए होंगे। फिर हम मिलते हैं कल टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप घर पर ही रहें, स्वस्थ रहें और मास्क पहनना न भूलें। अपनी सुरक्षा स्वयं करें, जिम्मेदार बने आप। धन्यवाद।